सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए टैली आरपी9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जीएसटीपी एग्जाम क्वेश्चन पेपर। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ जीएसटीपी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स जो 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है जीएसटीपी का। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर इसका सॉल्यूशन होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन करके बताया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रखा है जो आपके जीएसटीपी एग्जाम में आने वाला है। 17 तारीख तक मेरे चैनल पे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेगी जीएसटीपी से। 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी और एक वीडियो के अंदर 10 या 12 क्वेश्चन होंगे। तो अगर मैं 17 तारीख तक बात करूं तो अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो लगभग 170 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। क्या जा रहा है, फ्री में आपको वीडियो देखनी है, आपको पैसे नहीं देने और आप 10 मिनट के अंदर, अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो आप 10 मिनट के अंदर आप अपने जीएसटीपी की तैयारी कर सकते हैं, जीएसटीपी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक वीडियो को देखेंगे 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके माइंड में फिट होगा और इस तरीके से कंटिन्यू 17 दिन तक 170 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके माइंड में फिट होगा। तो एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम के अंदर आपको 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो कम से कम आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके पास हो सकते हैं। सो दोस्तों, ये पार्ट फर्स्ट है और आपको लगातार 17 तारीख तक एक वीडियो जरूर मिलेगी, इसलिए यहाँ पे पार्ट अलग अलग मिलते रहेंगे आपको। सो मैं शुरू करता हूँ किस तरीके से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो जीएसटीपी एग्जाम में आने वाला है। मेरा नाम है सूर्य राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम रेट ऑफ CGST प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर इंटर स्टेट सप्लाई मेड इज। तो यहाँ पे मैक्सिमम रेट के बारे में पूछा है कि CGST लॉ के अंदर मैक्सिमम रेट क्या बताया गया है। तो मैक्सिमम रेट की बात करूं, मैक्सिमम रेट के अंदर आपका क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि IGST के अंदर मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है या SGST के अंदर मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है। तो मैं तीनों एक्ट के अंदर बताता हूं कि मैक्सिमम जो रेट जो है वो GST का वो क्या हो सकता है। तो CGST ले लेते हैं, फिर SGST, और फिर IGST ले लेते हैं। यहाँ पे सेक्शन 9 जो है वो मैक्सिमम रेट के बारे में बात करता है कि मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे CGST एक्ट का सेक्शन 9 ये बोलता है कि जो मैक्सिमम रेट होगा GST के अंदर 20% होगा। CGST के अंदर मतलब CGST 20% हो गया। इसी प्रकार SGST के अंदर भी 20% होगा, ठीक है। और मैं बात करूं IGST की, तो IGST के अंदर भी 20% एंड 20% दोनों प्लस हो जाएंगे। 20% CGST और 20% SGST। इसका मतलब जो टोटल रेट होगा वो हो जाएगा इसके अंदर 40%। मतलब कि GST के अंदर जो रेट है कभी भी 20% से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, CGST में SGST में 20% से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, और टोटल की बात करूं मैं तो 40% से एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। तो GST लॉ के अंदर जो मैक्सिमम रेट अगर आप देखा जाए तो मैक्सिमम रेट जो है इन व्यू ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के हिसाब से 20%, SGST के हिसाब से 20% और IGST के हिसाब से 40%। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा उसने CGST लॉ के हिसाब से पूछा है। तो CGST एक्ट के अंदर मैक्सिमम रेट क्या होगा, तो 20%। यहाँ पर जो रेट होगा सेक्शन 9 के हिसाब से 20% होगा मैक्सिमम रेट। कंपनसेशन टू स्टेट अंडर GST, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 इज पेड बाय। तो यहाँ पे जो है वो कंपनसेशन फंड के बारे में बात करी है। कंपनसेशन एक्ट के अंदर कंपनसेशन फंड के अंदर जो अमाउंट पेबल होगा वो किसको पेबल होगा और कब पेबल होगा। तो मैं बात करूं कंपनसेशन फंड के बारे में, सेक्शन 10 बोलता है कंपनसेशन एक्ट 2017 का। यहाँ पे सेक्शन 10 जो है वो कुछ पॉइंट्स बोलता है, कुछ नियम्स को बोलता है कि किस हिसाब से कंपनसेशन फंड को डील किया जाएगा, अमाउंट किसको पे करना है, कब पे करना है। सेक्शन 10 ही इसके बारे में बात करता है। कंपनसेशन एक्ट 2000 सेक्शन 10 GST कंपनसेशन एक्ट 2017 ये बात करता है कंपनसेशन फंड के बारे में। तो पहला पॉइंट तो यह है कि जितना भी अमाउंट पेबल होगा वो होगा पेबल स्टेट को, और दूसरा पॉइंट यह है कि जो 50% पोर्शन होगा CGST का कंपनसेशन फंड का, मतलब कंपनसेशन फंड में 50% जो पोर्शन बनता है CGST का बनता है, ठीक है, और 50% पोर्शन बनता है SGST का, ठीक है।
तो यहाँ पे जो 50% SGST का अलग से बनेगा और CGST का अलग से बनेगा। तो जब 50% CGST का पोर्शन बनेगा वो ट्रांसफर किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। मतलब जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड, कंसोलिडेटेड फंड है, उसके अंदर CGST के अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अकाउंट में। और SGST का जो फंड है 50% वो स्टेट को दे दिया जाएगा उनके टर्नओवर के रेशो के हिसाब से, ठीक। और यहाँ पे कंपनसेशन फंड, एक चीज और बता दूं, कंपनसेशन फंड का जो ऑडिट होगा, ऑडिट जो होगा वह CAG के थ्रू, CAG जानते हैं आप। CAG जो है यहाँ पे गवर्नमेंट CA है, ये ऑडिटर है, और इसके थ्रू ही कंपनसेशन फंड का ऑडिट किया जाएगा, सर्टिफाइड किया जाएगा। और तो यहाँ पे जो 50% पोर्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और 50% जो पोर्शन है वो स्टेट को उनके टर्नओवर के हिसाब से दे दिया जाएगा। सेक्शन 10 बोलता है इसका GST कंपनसेशन एक्ट 2017 का। तो ऑप्शन इसके अंदर बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसके बाद बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम GST कंपनसेशन फंड ऑफ इंडिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कंपनसेशन सेस। फिर उसके बाद बोलता है GST काउंसिल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि कंपनसेशन टू स्टेट, तो जो स्टेट को पे किया जाएगा कंपनसेशन, वो कहाँ से पे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसका B राइट है, क्योंकि कंपनसेशन फंड का जो पैसा है वो कंपनसेशन फंड से SGST का जो 50% पोर्शन बनता है वो पे कर दिया जाएगा स्टेट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसका आंसर है B। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड सप्लाई मेड। यहाँ पे जीरो रेटेड की सप्लाई बात कर रहा है कि जीरो रेटेड सप्लाई में कौन सी सप्लाई इंक्लूड की जाती है, कौन कौन सी सप्लाई है। पहला है बाय SEZ यूनिट इन इंडिया, दूसरा है टू SEZ यूनिट इन इंडिया बोथ। सी में बोलता है कि A and B अबव दोनों, या D नॉन ऑफ द अबव। तो मैं बात करूं यहाँ पे सेक्शन 16 जो है, सेक्शन 16 IGST एक्ट का जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बात करता है। IGST एक्ट का सेक्शन 16 जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में बात करता है। ये बोलता है कि एज पर सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट 2017 सप्लाई टू SEZ यूनिट इन इंडिया आर जीरो रेटेड सप्लाई। मतलब कि जब आप सप्लाई करेंगे एक SEZ यूनिट को तो वो आपकी जीरो रेट सप्लाई मानी जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर B है, टू SEZ यूनिट इन इंडिया। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ GST इंपोर्ट विल बी मोर एक्सपेंसिव। A में, B में है चीपर, नेचुरल विद नो चेंज, D है नॉन ऑफ द अबव। तो मैं बात करूं GST के अंदर इंपोर्ट जो है यहाँ पे मोर एक्सपेंसिव हो चुका है, क्योंकि आर्टिकल 269A जो है इसके इंपोर्ट के बारे में बात करता है। आर्टिकल 269A के अंदर एंड सर्विसेज की सप्लाई इंपोर्ट करते हैं आउटसाइड, इंडिया के आउटसाइड से, तो आपकी जो सप्लाई है वो इंटर स्टेट सप्लाई की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। और उस पर आपका जो बनता है वो IGST बनता है, और इसके साथ आपका कस्टम एक्ट भी लगता है। तो मतलब आपकी कस्टम ड्यूटी और प्लस GST ये दोनों लगेगा, ठीक। तो ये जो है आपका GST के अंदर इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव है। दूसरी तरफ अगर एक्सपोर्ट की बात करूं तो एक्सपोर्ट पे आप GST पे करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या नॉन GST पे करके भी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के यूज़ करके भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपोर्ट जब करेंगे तब आपको IGST भी पे करना होगा और कस्टम ड्यूटी भी पे करनी होगी। मतलब 2 टैक्स आपको पे करना होगा, तभी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे इंपोर्ट जो है वो मोर एक्सपेंसिव है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोलता है, द टर्नओवर लिमिट ऑफ ₹1 करोड़ फॉर कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, नॉन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी जो लिमिट है कंपोजिशन स्कीम के लिए वो 75 लाख है, 1 करोड़ नहीं है। अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं आई है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कंपोजिशन स्कीम के लिए लिमिट है वो 75 लाख है। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो एप्लीकेबल नहीं होता, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट जो है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होते।
फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट कंपल्सरी टू। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी किसको नहीं है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, नॉन ऑफ द अबव। तो जीएसटी के अंदर एज पर जीएसटी लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी लेना पड़ता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी लेना पड़ता है। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा इसका आंसर। ये इसके आंसर नहीं है क्योंकि ये सब इन सबको मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन लेना। ठीक है, तो मैं बात करूं तो एज पर जीएसटी लॉ एक इंडिविजुअल पर्सन जिसने पुराने टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसे रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी के अंदर, मतलब माइग्रेट कराना पड़ेगा। और जिसकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है और नॉर्थन स्टेट जो है, नॉर्थन स्टेट के अंदर जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया और नॉर्थन स्टेट हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उनके लिए 10 लाख है। और दूसरा है आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इनको भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उसे भी लेना पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं मैं तो एग्जम्पशंस फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इज अवेलेबल टू। एग्जम्पशंस है वो किसके लिए अवेलेबल है? ऑप्शन ए है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बी में है एग्रीकल्चरिस्ट, सी में है ए एंड बी अबव, मतलब ये दोनों, और उसके बाद है डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट जो है वो एग्जम्पशंस मिली हुई है इनको जरूरी नहीं है कि वो जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले। और पर्सन जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं वो भी नहीं, उनको भी लेने की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर। रिवर्स चार्जेस के अंदर सप्लाई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, एड्रेस फॉर डिलीवरी। एड्रेस क्या होगी डिलीवरी के लिए? ऑप्शन ए रिसिपेंट एड्रेस मेंशन इन द टैक्स इनवॉइस, ऑप्शन बी रिसिपेंट एड्रेस मेंशन इन द डिलीवरी चालान, ऑप्शन सी रिसिपेंट एड्रेस नॉट नेसेसरी, ऑप्शन डी रिसिपेंट एड्रेस मेंशन इन द गेट पास। तो देखो यहाँ पे जो टैक्स इनवॉइस का रूल है, टैक्स इनवॉइस के रूल के हिसाब से ऑप्शन ए जो है उसे प्रीफर किया जाएगा कि जो टैक्स इनवॉइस इशू किया जाए उस पर डिलीवरी एड्रेस मेंशन होना चाहिए। फिर 9वें की बात करें, व्हेन प्रेसिडेंट असेंट वाज ऑब्टेन्ड फॉर सेंट्रल जीएसटी। तो सेंट्रल जीएसटी के लिए, मतलब सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के लिए प्रेसिडेंट ने कब असेंट दे दी थी अपनी? ठीक, प्रेसिडेंट ने कब इसे असेंट दे दी थी? जब प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं तब वो लॉ जो है, वो एक्ट जो है वो लागू हो जाता है कंट्री के अंदर, वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो यही पूछा गया है इसके अंदर कि प्रेसिडेंट ने कौन सी तारीख को असेंट दे दी थी सीजीएसटी एक्ट को? ऑप्शन ए में है 18 अप्रैल 2017, बी में है 22 अप्रैल 2017, सी में है 5 अप्रैल 2017, डी में है 12 अप्रैल 2017। तो ऑप्शन जो है डी उसका ठीक है, 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी थी सीजीएसटी एक्ट में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है ऐसी टेरिटरी जहां पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता हो। तो जैसा कि जीएसटी लॉ के अंदर, जीएसटी लॉ में जानते ही आप कि जीएसटी लॉ जो है वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर लागू है। कोई भी लॉ जे&के के अंदर लागू नहीं होता था, लेकिन जीएसटी को जे&के यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लागू कर दिया गया है। मतलब कि जो जीएसटी है ऑल ओवर इंडिया में है लागू। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब बनता ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे टैक्सेबल टेरिटरी दो चीज़ की हो गई, इनसाइड टैक्सेबल टेरिटरी और आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। तो इनसाइड टैक्सेबल टेरिटरी तो खत्म हो गई क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जब लागू हो गया जीएसटी तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन यहाँ पे आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी बन सकती है, तो इसलिए जो इसका आंसर होगा उसका ए होगा, क्योंकि जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मीन्स हो गया आउटसाइड टैक्सेबल टेरिटरी। इनसाइड टैक्सेबल टेरिटरी इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि जीएसटी जो एप्लीकेबल है वो पूरे ऑल ओवर कंट्री के अंदर है। और नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का यहाँ पे मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं हो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, मन में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे मुझे खुशी होगी और मैं उतनी अच्छे तरीके से आपके एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर आपकी हेल्प करूंगा ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर सकें, एग्ज़ाम को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे और मैं और ज़्यादा खुशी से आपके लिए मेहनत करूँगा, आपके लिए अच्छी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।